नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, हमने संविधान की हमारी पिछली क्लास में बात की थी प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी को लेकर, और आज हम उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। ये सिलेबस MPPSC प्रीलिम्स इकाई 5 में दिया गया सिलेबस है और ये टॉपिक है दोस्तों आपका भारत की संसद। जब हमारा संविधान बना और संविधान बनने के बाद जब हमको एक व्यवस्था देखनी थी कि किस प्रकार का सिस्टम शासन का हमारे देश में होगा, तो हमने संसदीय शासन प्रणाली को दोस्तों अपनाया। और संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया किस देश से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को पहले से देखा जा रहा था और उसी संसदीय व्यवस्था को हमने हमारे देश में भी अपनाया, लेकिन हमने हमारे तरीके से उस व्यवस्था को अपनाया है। उसकी जो सिस्टम है वो हमने हमारे तरीके से मौलिक रूप से तैयार किए हैं। जब भारत की संसदीय व्यवस्था को हम देखते हैं तो यहां हमें द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलती है, लोकसभा और राज्यसभा। ये द्विसदनीय व्यवस्था के अलावा अगर हम संसद को और देखते हैं तो राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं, जहां से कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हम देखें तो संसद की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत दी गई है। जब आर्टिकल नंबर 79 आप देखते हैं तो यहां आपको दिखाई पड़ता है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। राष्ट्रपति वाले टॉपिक को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 के बीच में लगभग 10 आर्टिकल जो है उसमें राष्ट्रपति की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देख ली है दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल नंबर 80 जो है वो राज्यसभा की और आर्टिकल नंबर 81 जो है वो लोकसभा की व्यवस्था को बताता है। इनकी संरचना के बारे में इसमें प्रावधान दिए गए। लेकिन यहां हम लोग एक चीज देखें कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, कैसे या क्यों? तो याद रखिए, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग अगर हम कहते हैं तो इसके कुछ आधारभूत तथ्य हम लोगों को जानने हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में कोई भी कानून बनाया जाता है, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है देश में, तो वो कानून बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं बन सकता। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी कानून को बनाने का पहले प्रस्ताव लाया जाता है, बिल, विधेयक जो होता है, उस विधेयक पर लोकसभा में भी चर्चा होगी, उस पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। अब लोकसभा में और राज्यसभा में चर्चा के बाद उस पर होती है वोटिंग, और वोटिंग के बाद या तो उसके पक्ष में वोट पड़ेंगे, यस होकर वो पास हो जाएगा, या उसके विपक्ष में वोट पड़ेंगे, नो होकर वो फेल हो जाएगा। अगर यस में उसके वोट पड़ते हैं तो फिर उस कानून को अंतिम स्वीकृति के लिए, याद रखिएगा, उस कानून को अंतिम स्वीकृति के लिए किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी वो कानून बनता है। इसका मतलब ये है कि कानून जो है वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, स्वीकृति के हमारे देश में नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि संसद की उस विधायी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो बिना राष्ट्रपति के पूरी नहीं हो सकती। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसी के अलावा हम देखें आर्टिकल नंबर 85, संसद का सत्र बुलाना हो, संसद का सत्र का खत्म करना हो, तो सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना, दोनों काम राष्ट्रपति महोदय के आदेश पर होते हैं। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अगर संसद के सत्र चलाना है तो राष्ट्रपति जी करवाएंगे वो व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। इसके अलावा हम देखें आर्टिकल नंबर 86 भी हमें इस बात की और कहीं ना कहीं इंगित करता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। कैसे? आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद के हर सत्र के पहले व्यवस्था में हम देखें तो वहां हम लोगों को राष्ट्रपति का बोल सकते हैं संबोधन, अभिभाषण देखने को मिलता है। यह भी हमें इस बात की ओर दर्शाता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसी के अलावा आर्टिकल नंबर 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यह भी सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देखें, आर्टिकल नंबर 123। 123 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 123 जो है यह प्रावधान करता है अध्यादेश का, राष्ट्रपति का अध्यादेश। आर्टिकल नंबर 123
जब भी संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में संसद के सत्र नहीं चल रहे होते का मतलब ना तो लोकसभा भी एक्टिव है ना ही राज्यसभा। जैसे हम लोग वर्तमान की बात कर लें, वर्तमान में हम देखें कि पहले बजट सत्र खत्म हो चुका है, अब संसद की बैठक नहीं चल रही है। अब संसद की बैठक अगली कब होगी? वो होनी है मॉनसून सत्र में। नई सरकार बन जाएगी, फिर नया सत्र के समय उस समय आपको देखने को मिलेगी व्यवस्था। इसका मतलब ये कि संसद का सत्र अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी के कंडीशन में किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर किसी कानून की जरूरत पड़ जाती है, तो प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति महोदय एक निकाल देते हैं अध्यादेश। इस अध्यादेश को हम लोग एक टेम्पररी या एक अल्पावधि का कानून कह सकते हैं, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से बन जाता है। और इसका वही हद होती है या वही इसकी हैसियत या शक्ति होती है जो शक्ति संसद के लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास किए गए कानून की होती है। इसका मतलब यह है कि यहां भी सिद्ध होता है कि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये प्रावधान है। जब भी आप लोगों से एग्जाम में इससे संबंधित चीजें पूछी जाती है कि संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई ये प्रावधान हमें दिखाई पड़ते हैं जिनके तहत हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जो है वो संसद के अभिन्न अंग के तौर पर स्थापित हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी के बारे में पूरी व्यवस्था देख चुके हैं, आपको अच्छे से पता होगा राष्ट्रपति की व्यवस्था क्या है, कहां से ये पद लिया गया है, उसके बाद उनकी शक्ति, उनका निर्वाचन, उनकी शर्तें, उनकी शपथ, सब चीज हम लोग देख चुके हैं। यहां तक कि हम लोगों ने भारत के विभिन्न राष्ट्रपति और उनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों को भी देखा है। पूरी कोशिश की है मैंने इस लेक्चर श्रृंखला में कि आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आए तो आप लोग बिल्कुल उसको छोड़कर ना आए। दोस्तों, ऐसा ही डिस्कशन हम यहां करने वाले हैं। हम सबसे पहले आज के इस लेक्चर में बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना की बात की गई है, लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए कि राज्यसभा को कहा जाता है दोस्तों उच्च सदन, और राज्यसभा को कहा जाता है वृद्ध सदन या वृद्धों का सदन। अब वृद्ध सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उच्च सदन? क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन के तौर पर स्थापित है। दूसरी बात कि यहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो सदस्य आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से आते हैं और इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष निर्धारित है। यहाँ तक आते आते एक लंबी उम्र जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की निकल जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वृद्ध सदन भी ये होता है। क्लियर? ऐसे और एक चीज यहां जानिए कि राज्यसभा जो है वो लगातार चली आ रही है ना। लोकसभा जो होती है उसका गठन बार बार किया जाता है, हर 5 साल में नई लोकसभा का गठन हम लोग देखते हैं। इसका मतलब यह है कि लोकसभा एक युवा सदन हो जाता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का गठन बार बार नहीं होता, ये तब से ही चली आ रही है, तो इसलिए इसे एक वृद्ध सदन हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी याद रखिएगा कि इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन राज्यसभा को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्षतः चुनकर सदस्य आते हैं, मतलब यहां पर जो सदस्य आते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्षतः होता है, और ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं राज्यों की परिषद होती है। राज्यों की परिषद के तौर पर आप राज्यसभा को देखते हैं। हालांकि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के जो सदस्य होते हैं वो मंत्री बन सकते हैं। राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों के ही सदस्यों को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। दोस्तों, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, बराबर। अब यहां पर हम लोग राज्यसभा के संगठन की बात करें, राज्यसभा के संगठन की बात करें, इसके सदस्यों की बात करें, तो यहां ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की जो संरचना है उसके अंतर्गत इसके सदस्यों की संख्या जो है वो हम देखें तो 2 प्रकार से इसको देखना चाहिए। पहला प्रकार क्या कि इसमें एक तो कुल सदस्य हम लोग देखते हैं और एक हम देखते हैं वर्तमान सदस्य। दोस्तों, अगर कुल सदस्यों की बात करें तो यहां पर व्यवस्था की गई है कि 250 सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं कायम राज्यसभा में। अधिकतम क्या सीमा है? 250 निर्धारित की गई है। ये सीमा संसद के द्वारा बदली जा सकती है। अभी ये सीमा कितनी है? 50 सदस्य निर्धारित की गई है। इन 50 सदस्यों को
दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये कि मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। एक हो गए आपके मनोनीत सदस्य और एक हो गए आपके निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर निर्वाचित सदस्यों की बात करें और मनोनीत सदस्यों की बात करें तो मनोनीत सदस्य कितने होते हैं 12 और निर्वाचित सदस्य हो गए 238। ये जो होते हैं ये अप्रत्यक्षतः चुने जाते हैं और अप्रत्यक्षतः इनका होता है चुनाव। और यहां पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं वहां से ये चुनकर आते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग मनोनीत सदस्यों की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3 ये व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो इन 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। कैसे करेंगे या कहां से करेंगे? तो इनका मनोनयन करते हैं संगीत, कला, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र से। इन अलग अलग 5 क्षेत्रों से इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है और ये 12 सदस्य भी सांसद ही कहलाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से राज्यसभा की संरचना में 12 मनोनीत सदस्य और 238 निर्वाचित सदस्य होते हैं। वर्तमान में देखें तो इसकी 245 सीटों पर इलेक्शन होता है, मतलब 5 खाली होती है। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में है 245 व्यवस्था। और ये 245 जो होता है इसमें 12 जो है वो ये मनोनीत वाले हैं और यहाँ पर 233 हम देखें तो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं दोस्तों। यहां भी हम जनसंख्या को आधार मानते हैं सीटों के निर्धारण का। जनसंख्या को हम कैसे देख रहे हैं तो यहां समझिए कि जनसंख्या को कैसे यहां पर देखा जाता है कि जितने राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वहां से उतने ज्यादा सदस्य होते हैं। तो यहाँ 31 सदस्य सबसे ज्यादा कहां से हैं? यूपी से हैं सर्वाधिक। और अगर हम एमपी से बात करें तो 11 सदस्य राज्यसभा में मध्य प्रदेश से जाते हैं। तो ये राज्यसभा की संगठन सदस्यों की हम लोगों ने यहाँ बात की है दोस्तों। अब हम लोग बात करें इसकी अवधि और इसके विघटन को। इसकी अवधि और इसके विघटन की स्थिति को अगर हम देखें तो इसमें भी स्पष्ट प्रावधान हमें हमारे संवैधानिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के स्पष्ट प्रावधान देखने को मिलते हैं? तो जब हम इसकी अवधि की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आपको क्लियर पता चलता है कि ये एक स्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? एक स्थायी सदन है। कभी इसका विघटन नहीं होता, कभी भी आप राज्यसभा का विघटन नहीं देखते। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। आर्टिकल नंबर 83 क्लॉज 1 इस संदर्भ में व्यवस्था करता है। और यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा की व्यवस्था है इसमें हर 2 वर्ष में, याद रखिए हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो इसके होते हैं वो क्या करते हैं? वो अवकाश प्राप्त करते हैं। अब 1/3 सदस्यों का अवकाश प्राप्त करने का क्या मतलब है? ये 1/3 सदस्य जो होते हैं ये सदस्य रिटायर हो जाते हैं और इतने ही सदस्य क्या होते हैं? नए आ जाते हैं। 1/3 बाहर गए और 1/3 अंदर आ गए। इस प्रकार से राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, लगातार ये चलती रहती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें तो यहां पर जो सदस्य हैं उनका हम लोगों को कार्यकाल कितने वर्ष का दिखाई पड़ता है? 6 वर्ष का कार्यकाल यहां पर दिखाई पड़ता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष तक वो रहता है, जिसमें हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है वो रिटायर हो जाते हैं और इतने ही नए सदस्यों को यहां पर चुना जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया? तो ये यहां पर हम लोगों ने इसकी अवधि की बात करी, विघटन की बात करी। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बार बार ये कहा जा सकता है कि राज्यसभा का विघटन कैसे होता है या किस प्रकार की व्यवस्था है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा लगातार चली आ रही है। 1/3 सदस्य इसके हर 2 वर्ष में संन्यास मतलब बोल सकते हैं रिटायर हो जाते हैं और उतने ही सदस्य यहाँ पर हमें नए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सदस्यों की योग्यता पर भी हम लोगों को देखने की जरूरत है कुछ चीजें। आर्टिकल 84 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इस संदर्भ में बात करता है दोस्तों।
अगर हम यहाँ अनुच्छेद 84 की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो 30 वर्ष का हो चुका है और भारत का नागरिक है वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। मतलब आपको राज्यसभा से सांसद बनने के लिए 30 साल का होना जरूरी है, उसके अलावा भारत का नागरिक होना आपके लिए जरूरी है। अगर आप ये योग्यता धारण करते हैं तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा पागल नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का सिस्टम तो है, परंतु यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का नागरिक हो, 30 साल की आयु पूरी कर चुका हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये भी कहा गया है जिस राज्य से आप राज्यसभा सदस्य के तौर पर जाना चाहते हैं वहां की जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए। ये राज्यसभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं जो हैं वो निर्धारित की गई हैं भारत के व्यवस्था में दोस्तों। तो ये राज्यसभा की व्यवस्था हुई जिसको हम लोग उच्च सदन के तौर पर देखते हैं, स्थायी सदन के तौर पर देखते हैं, ऐसे सदन के तौर पर देखते हैं जो कभी विघटित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम दोस्तों यहां पर बात करें तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की भी बात की जानी चाहिए। अब राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी का क्या मतलब है? राज्यसभा में 245 सदस्य अभी होते हैं। ये 245 सदस्य जो है ये सदन के हॉल में बैठे रहेंगे। इनको नियंत्रित करना, कार्यवाही संचालित करना, सदन की व्यवस्था को बनाए रखना, इन सब के लिए आपको एक मॉनिटर की जरूरत होती है। बोलने का मतलब एक अध्यक्ष की जरूरत होती है। इनको जो नेतृत्व करेगा, इनको जो मैनेज करने वाला व्यक्ति सामने बैठा होता है उसे हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। राज्यसभा का सभापति होता है वही, और हम इसे अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन सभापति वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट लगता है। जब हम यहां पर बात करें तो आर्टिकल नंबर 89 क्लॉज 1 इसके संदर्भ में व्यवस्था करता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होते हैं दोस्तों। अगर यहां पर हम लोग राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़े पद की बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। अब पदेन अध्यक्ष क्यों बोला? क्योंकि एक तरफ तो ये उपराष्ट्रपति के तौर पर हैं और दूसरी तरफ इनको सभापति का भी काम दिया गया है। ठीक है, तो ये व्यवस्था के कारण यहां पर पदेन अध्यक्ष शब्द यूज किया जाता है, एक्स ऑफिसियो बराबर। यहां पर ये याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका काम उपराष्ट्रपति के तौर पर सिर्फ इतना है कि जब राष्ट्रपति महोदय ना हो तो ये उनकी जगह पर काम करें। जब ये राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे तो इनके वेतन भत्ते सैलरी सब राष्ट्रपति के तौर पर इन्हें मिलेगी। लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर मौजूद हैं तो उपराष्ट्रपति का काम क्या रह गया? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। मतलब ये एक ऐसा पद है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहा है, उसको लीड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आर्टिकल 89 का क्लॉज 2 भी देखना जरूरी है। यह कहा गया है कि सदन के जो सदस्य हैं उनके बीच से ही एक व्यक्ति को किस तौर पर आप चुन लेंगे? उपसभापति के तौर पर या उपाध्यक्ष के तौर पर चुन लेंगे। तो राज्यसभा के उपसभापति की व्यवस्था भी यहां पर दे रखी है। जब कभी सभापति महोदय मौजूद नहीं होते उस कंडीशन में उपसभापति के द्वारा उसकी कार्यवाही का संचालन किया जाता है। यहां पर सभापति का पद से हटाए जाने की व्यवस्था भी की गई है। अब मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति के बाद जब उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर को डिस्कस किया था तो उपराष्ट्रपति के उस लेक्चर में पूरी व्यवस्थाएं आपको बता दी थी कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति इक्वल सभापति राज्यसभा का, तो जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता उसी प्रकार से सभापति अपने आप हट गए क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो आप वहां पर इसको देखिएगा। ऐसे लोग जो हमारी इस लेक्चर श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने लेक्चर के लिए देख तो रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक जो होता है वो पिछले टॉपिक से संबंधित होता है। तो ऐसे में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप पहले वाला टॉपिक नहीं देखेंगे तो आगे वाले टॉपिक में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट का लूज हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो जरूरी आपके लिए ये है कि आप पूरी श्रृंखला को लगातार देखें, तभी आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो उपराष्ट्रपति वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर। यहां पर बात करें कि सभापति को तो ठीक है, लेकिन उपसभापति को अगर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे? तो राज्यसभा के सभी सदस्य मौजूद जो होंगे उनके तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा के उपसभापति को हटा सकते हैं।
अब देखिए कि सभापति नहीं है तो उसकी जगह पर उपसभापति काम करने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि सभापति भी ना हो और उपसभापति भी ना हो, दोनों की स्थिति गंभीर है, किसी जगह पर गए हैं या पद खाली है या किसी भी चीज की वजह से। तो जब उपसभापति भी नहीं है और सभापति भी नहीं है तो दोनों ही कंडीशन में भी राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करना पड़ेगा। तो राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक पैनल बनाया जाता है। इस पैनल में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो सभापति उपसभापति की गैर मौजूदगी में सदन को संचालित करते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि राज्यसभा के नियमों के तहत ही ये व्यवस्था है और यहां पर सभापति जो होते हैं राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को इस पैनल में चुनते हैं। ये वो पैनल होता है जो सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सभा की कार्यवाही को संचालित करवाता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस पैनल में शामिल है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कोई इस पैनल में शामिल है तो इस पैनल में कोई व्यक्ति कब तक बना रह सकता है? तो जब तक नया पैनल गठित ना हो तब तक पैनल में दिए गए नाम का व्यक्ति पैनल में शामिल होता है। ठीक है, यहां पर एक और बात याद रखिएगा कि ये पैनल में जो लोग होते हैं ये कब सभा का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए कि सभापति और उपसभापति हैं परंतु उपलब्ध नहीं है। सभापति और उपसभापति हैं परंतु उपलब्ध नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में इस पैनल में से कोई एक व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, बारी बारी से हो सकता है, वो सभा की अध्यक्षता करेगा। परंतु अगर सभापति और उपसभापति का पद रिक्त ही है, उनका इलेक्शन ही नहीं हो, चुना जाना है उनको, तो ऐसी कंडीशन में ये पैनल कैसे चुना जाएगा? भाई सभापति के द्वारा ही ये पैनल चुना जाता है ना। तो अगर सभापति और उपसभापति का पद ही रिक्त है तो इस पैनल का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। तो ऐसे में ये सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये पैनल तभी काम करेगा जब सभापति और उपसभापति का पद रिक्त ना हो। बराबर हो गया? चलिए, तो ये तो इसकी बात हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की। जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो यहां पर हम लोगों को आर्टिकल नंबर 81 भारत के संविधान का देखने का जरूरत होगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 81 है उसमें लोकसभा की संरचना दी गई है। और लोकसभा को जब हम देखते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि आते हैं। अब चूंकि इसमें प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, इसका मतलब सीधा है कि ये जनता का सदन है और जनता को प्राथमिकता दी गई हमारे देश में। तो ऐसे में क्योंकि अंतिम शक्ति का स्रोत तो हमारे देश में जनता ही है। जब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना देखते हैं तो क्या लिखा होता है? हम भारत के लोग, और अंत में दिया होता है अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं। प्रस्तावना में यही दिया है। तो इस संविधान को अंगीकृत करने का काम, आत्मर्पित करने का काम, अधिनियमित करने का काम कौन कर रहा है? भारत की जनता। इसका मतलब संविधान हमारे देश में सर्वोच्च है। शासन प्रशासन की शक्ति का स्रोत संविधान है, लेकिन अगर हम वास्तविक सत्ता हमारे देश में देखें तो जनता में है। तो यहां पर जनता का सदन जो होता है उसे प्राथमिकता दी गई है। लेकिन दोस्तों ये निम्न सदन होता है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में इसका नया तैयार की जाती दोबारा से, और इसका विघटन भी हो सकता है, ये भंग भी हो सकती है। बराबर हो गया? चलिए, अब यहां पर इसके संगठन की बात कर लें, सदस्यों की। इसके सदस्यों को भी हम कितने भागों में बांटकर देखेंगे? 2 भागों में बांटकर देखेंगे। इसमें भी हम देखेंगे एक तो कुल सदस्य और एक देखेंगे वर्तमान सदस्य। ये कुल सदस्य मतलब अधिकतम कितने सीटों पर इलेक्शन हो सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों 552 सेट की गई, और वर्तमान में कितनी? 545 सेट की गई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ये इसको भी हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया। 20 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए और लगभग 532 जो हैं वो राज्यों के लिए व्यवस्था दी गई थी। अब यहाँ राज्यों के लिए जो व्यवस्था दी गई इसमें से 43 और 84 का ये अलग मामला दिया गया है। ये SC के लिए और ये ST के लिए आरक्षित सीटें भी होती हैं। बराबर है कि नहीं है? और इन पर प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया
जनता खुद जाती है वोट डालने के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर हम 545 का आंकड़ा देख लें तो इसको भी दो भागों में विभाजित कर दीजिए, 20 यूनियन टेरिटरी के लिए हो गई हैं और जो बची हैं इस 545 में से 20 जो है वो तो यूनियन टेरिटरी के लिए चली जाएंगी। और यहां पर अगर हम देखें तो 525 सीटें बचती हैं, जिसमें से एसटी एससी के रिजर्वेशन के साथ यहां पर आपको चुनाव करवाने होते हैं। बस यहां पर एक चीज याद रख लीजिएगा कि यहां 104वां संविधान का संशोधन आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले क्या होता था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है, एंग्लो इंडियंस होते हैं, उनके प्रतिनिधित्व के लिए 2 सीटों का आरक्षण होता था, लेकिन देश की सरकार ने हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये एंग्लो इंडियन की जो सीट्स होती थी इसको हटा दिया है। पहले एंग्लो इंडियन की 2 सीटें होती थी, कहा जाता था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे 2 एंग्लो इंडियंस, परंतु 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये एंग्लो इंडियन की व्यवस्था को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर पूछा जाएगा कि लोकसभा की अवधि और इसके विघटन की क्या व्यवस्था है, तो आर्टिकल 83 का क्लॉज 2 यहां देखना पड़ेगा और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यहां देखना पड़ेगा। यहां पर हम लोग अगर आर्टिकल 83 क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 5 साल लोकसभा की अवधि होती है। अब यहां पर प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है, अगर इसका परामर्श हो जाए तो 5 वर्ष के पहले भी इसको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा भंग किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को एक स्थिति देखने को मिलती है काय की, आपातकाल की। तो आपातकाल की जब स्थिति होती है तो ऐसे में 1 साल के लिए इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता बिना इलेक्शन के। जैसे मान लीजिए 5 साल तक के लिए होती है ना, और इसी बीच में आपातकाल लग गया तो 1 साल तक के लिए इसका ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है कि 1-1 साल करके आप कितने समय तक के लिए, जब तक आपातकाल रहेगा 1-1 साल करके कितने भी समय के लिए बढ़ा लीजिए, लेकिन एक बार में 1 साल बढ़ता है इसका ड्यूरेशन। जैसे ही आपातकाल की स्थिति खत्म होती है, मतलब सामान्य स्थिति हो जाती है, तो इसके बाद सामान्य स्थिति में, आपातकाल खत्म होने के बाद सामान्य स्थिति में हम देखें 6 माह के भीतर इसके इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ये बात हुई। हर 5 साल में नई लोकसभा का गठन होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करें कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में आर्टिकल 84 देखते हैं। यहां पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 25 साल का है और भारत का नागरिक है, 25 साल का है और भारत का नागरिक है, तो वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होता है। उसे निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार होता है। जरूरी नहीं है कि उसे किसी पार्टी के द्वारा टिकट मिले, वो निर्दलीय भी इलेक्शन यहां पर लड़ता दिखाई दे सकता है क्योंकि वो 25 साल का हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ राज्यसभा की भी हम लोगों ने सदस्यों की योग्यता की बात की, लोकसभा की भी सदस्यता की योग्यता की बात की। दोनों ही स्थिति में हम लोगों को यह दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई शैक्षणिक योग्यता की बात की गई हो, बिल्कुल नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा टेक जो इंसान है, वो भी अगर 25 साल का है तो लोकसभा के लिए, अगर 30 साल का है तो राज्यसभा में इलेक्शन करके जा सकता है। किसी के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है और शायद कि शैक्षणिक योग्यता की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में हम लोगों को हमारे देश के अधिकांश जो नेता हैं वो हमें या तो पढ़े लिखे नहीं दिखाई पड़ते और या फिर उनकी स्थिति बड़ी गंभीर होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सदन में जब भी आप देखेंगे तो 545 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में 245 होते हैं। बोलते आपको कितने लोग दिखाई पड़ते हैं? गिने चुने 10, 15, 20 सांसदों को आप रेगुलरली बोलता हुआ देखते हैं। बाकी के सांसद तो या तो नींद निकालते हैं या फिर पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं। इतने सारे सांसद होने के बावजूद आप सोचिए कि आपका अगर कोई क्षेत्रीय सांसद है तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का यूट्यूब पे सर्च करिएगा या उनकी क्लिप सर्च करिएगा कि आपके क्षेत्रीय सांसद ने कितनी बार संसद में अपना वक्तव्य दिया है। अब आप लोकसभा में आपका प्रतिनिधि भेजते हो तो किस लिए भेजते हो? कि आपके क्षेत्र को वो वहां पर प्रतिनिधित्व करे, उसकी समस्याएं, उसकी व्यवस्था को वहां पर उठाए। लेकिन अगर आपका कोई क्षेत्रीय व्यक्ति है, सांसद है, वो लोकसभा में आपको बोलता हुआ नहीं दिखता है, तो सोचिए कि जिस उद्देश्य से आपने उसको भेजा है क्या वो उद्देश्य पूर्ति हो रही है? नहीं हो रही।
इसलिए ऐसे व्यक्ति को आप संसद में चुनकर भेजें जो आपका सही से प्रतिनिधित्व कर सके। गूंगा बन के बैठा रहे या फिर कभी बोले ही ना, ये व्यक्ति आपको नहीं, आपको एक्टिव व्यक्ति की जरूरत होती है वहां पर। क्लियर? खैर, तो चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो उस व्यवस्था के तहत आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो ये सिस्टम हमें दिखाई पड़ता है कि शैक्षणिक योग्यता हमारे देश में नहीं दी गई है। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा में बात की थी उसी प्रकार से लोकसभा के लिए व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर 93 जो है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करता है और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसको स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर शब्द जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पीकर क्या है? तो स्पीकर जो है दोस्तों वो व्यक्ति होता है जो नियमों के अनुसार लोकसभा के सदन की कार्यवाही का संचालन करवाता है। उसका दायित्व होता है कि अगर वोटिंग की व्यवस्था हो तो निष्पक्ष वोटिंग हो, व्यवस्थित तरीके से चर्चा हो रही है तो व्यवस्थित तरीके से चर्चा हो। अगर कोई व्यक्ति संसद में गड़बड़ करता है तो उसको वो हटा भी सकता है, बाहर भगा सकता है, निष्कासित कर सकता है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष के सामने रखे जाते हैं। ऐसे कई सारे काम होते हैं जिसको लोकसभा का अध्यक्ष पूरा करवाता है दोस्तों। तो सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था जो होती है वो की जाती है। अब लोकसभा का अध्यक्ष कैसे आता है, स्पीकर कैसे आता है, तो याद रखिएगा कि जो सदन है, सदन के जो सदस्य हैं, जो सदन के सदस्य होते हैं वो आपस में से एक व्यक्ति को किस रूप में? अपने अध्यक्ष के तौर पर, स्पीकर के तौर पर चुन लेते हैं और आपस में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष के तौर पर चुन लेते हैं। अध्यक्ष काम करेगा, जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष काम करता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। अब स्पीकर की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसका चुनाव कैसे होता है? तो एक पद और होता है प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है ये एक अस्थायी हम व्यवस्था बोल सकते हैं, ये कुछ समय के लिए होता है। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाना है, दूसरा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना है। ये काम पूर्ति करने के लिए सदन के वरिष्ठतम व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। अब यहाँ ये गौर करिएगा कि मैंने वरिष्ठतम शब्द का यूज किया है और जब भी आपके सामने ये वरिष्ठतम शब्द आ जाता है तो आपके सामने दिमाग में आ जाता है कि बूढ़ा व्यक्ति। यहां पर वरिष्ठता का तात्पर्य बूढ़े से नहीं है, उम्र से नहीं है। यहां पर वरिष्ठता का तात्पर्य है कि सदन में एक्सपीरियंस पर्सन, सदन में किस व्यक्ति को ज्यादा अनुभव है, तो अनुभव वाले व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना जाता है और ये प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति की तरफ से ये सारा काम करता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर का इलेक्शन करवा देगा, सारे सदस्यों को शपथ दिला देगा और प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। फिर स्पीकर का रोल चालू हो जाता है और जब स्पीकर काम नहीं कर रहा होता है तो उसकी जगह पर उपाध्यक्ष जो होता है वो काम करता है, पूरी तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अब अगर हम इनको हटाने की बात बोलें तो आर्टिकल नंबर 94 पर गौर करना पड़ेगा। उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से लोकसभा एक प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकती है। इसकी सूचना जो होती है वो लगभग 3 महीने पहले से ही सदन के व्यक्ति को दे दी जाती है, जिसके तहत वो अपना पक्ष रखता है दोस्तों। तो ये इनको हटाने की व्यवस्था है। इसके अलावा लोकसभा में भी अध्यक्षों का एक पैनल होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा में देखा था कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ना हो, मतलब उनका गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए आप पैनल बना देते हो और पैनल के सदस्य उनके संचालन का काम करते हैं सदन का। वैसे ही लोकसभा में होता है। लोकसभा में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित हो, किसी भी वजह से अनुपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है कि बीमार हो सकता है कि शादी का फंक्शन हो, किसी भी वजह से अनुपस्थित हैं, लेकिन पद रिक्त नहीं होना चाहिए। पद पर हैं परंतु उस समय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में सदन की कार्यवाही का संचालन करना है तो क्या किया जाता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर अधिकतम 10 सदस्यों का एक पैनल गठित करते हैं। ये 10 सदस्य जो होते हैं ये जब भी लगता है जो व्यक्ति उपस्थित हो इन 10 में से वो सदन की कार्यवाही का संचालन कर सकता है। लेकिन अगर यहां भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो ये व्यक्ति कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकते। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को दोस्तों संसद सदस्यों की अयोग्यता की बात करना। अब हम यहाँ पर संसद सदस्य की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सांसद की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलर लोकसभा की या राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी संसद की बात कर रहे हैं। एक सांसद कब अयोग्य हो सकता है, इसके संदर्भ में आर्टिकल 102 आपको ध्यान रखना है।
आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 क्या कहता है? अगर कोई लाभ का पद धारण करता है, अगर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अगर कोई दिवालिया घोषित किया जा चुका है, अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, अगर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत वो अयोग्य होता है, तो इन सभी कंडीशन में आप याद रखिएगा कि सदस्य जो होगा वो अयोग्य हो जाएगा, है ना। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक था और सांसद था, लेकिन उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म, तो संसद की सदस्यता खत्म। दिवालिया हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, ये किसी न्यायालय के द्वारा घोषित होना चाहिए, तभी ये व्यवस्था मानी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 102 के क्लॉज 2 में 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की बात की गई है। 10वीं अनुसूची दोस्तों 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और दल बदल को लेकर यह व्यवस्था करती है। अगर कोई व्यक्ति एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है, तो 10वीं अनुसूची के तहत जो अयोग्यता होती है, अगर उसके तहत कोई व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 102 के क्लॉज 2 के तहत उसकी सदस्यता के लिए वो अयोग्य होगा। अब हम लोगों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पर बात करनी चाहिए। हालांकि करंट अफेयर के अंतर्गत मैंने इस पर पहले डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। जब राहुल गांधी जी के ऊपर एक मुकदमा आया था कि उन्होंने कर्नाटक के इलेक्शन के प्रचार के दौरान वहां पर कह दिया था कि सभी मोदी चोर होते हैं, इसको लेकर उन पर शिकायत दर्ज की गई थी, और कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई थी। बड़ा राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो गया था, बड़ा राजनीतिक इशू हो गया था, और दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई थी। और यहाँ पर राहुल गांधी जो भले ही कुछ काम के ना हो, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाने के लिए कि उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो जाए, बड़े कांड किए गए थे दोस्तों। बराबर है कि नहीं है? तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, अभी हम यहाँ देखेंगे कि कैसे अयोग्य है, फिर हम इस पर डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ वहां जब बात करें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, क्यों कर दी गई थी? क्योंकि उन्हें 2 साल की सजा मिल गई थी। किसके अकॉर्डिंग वो व्यवस्था थी? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत थी। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं करता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि किस किस के तहत सदस्य जो है वो अयोग्य हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण किया है और इसका वो दोषी हो जाता है, तो वो अयोग्य हो जाएगा। किसी अपराध के लिए उसे 2 वर्ष या 2 से अधिक साल की सजा हो गई है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो इसके लिए अयोग्य हो जाएगा, और 6 साल तक कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ पाता। यहां याद रखिएगा कि 6 वर्ष तक उसके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो अयोग्य नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे ये व्यवस्था जो है वो विधानसभा के लिए भी होती है। ध्यान रखिए, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, अब अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी हिरासत में है। अब ईडी की हिरासत में होने के बावजूद पूरी बीजेपी और सारे लोग क्या कर रहे हैं कि नैतिकता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को सीएम के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देने के लिए उनके कोई भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई दूसरा घोटाला ना खुल जाए, हो सकता है कि उनका घर छिन जाए, हो सकता है कि वो फिर हमेशा के लिए लंबे समय के लिए जेल चले जाए, मनीष सिसोदिया और बाकी लोगों के भांति। कुछ भी कारण हो सकता है, तो वो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां पर स्पष्टीकरण ये आया कि ना तो संविधान ना कोई कानून कहता है कि ऐसी कंडीशन में सीएम का पद छोड़ना चाहिए या अनिवार्य है। भाई अगर हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की भी बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो वो अयोग्य नहीं होता, हिरासत में है तो अयोग्य नहीं होता। अभी इनके ऊपर ये हिरासत में है, मुकदमे जो है वो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं भी प्रूफ होंगे, फिर सजाएं वगैरह सब होगी, तब तक के लिए बहुत लंबा समय है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो फिर वो अयोग्य हो जाएंगे। बराबर है, ऐसे ही राहुल गांधी जी के साथ हुआ था। खैर, आवश्यक समय में चुनावी व्यय का लेखा नहीं देते हैं। जनरली क्या होता है कि आपने चुनाव में कितना व्यय किया इसका भी आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। अगर आप एक निश्चित समय के भीतर वो ब्यौरा नहीं दे पाते तो भी आप अयोग्य हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर कोई सरकारी ठेका, कार्य या सेवा में अगर किसी व्यक्ति की रुचि है, तो ऐसे संदर्भ में, है ना, वो चाह रहा है कि उसे कोई सरकारी ठेका मिले, कोई कार्य हो, सेवा में हो, तो ऐसे संदर्भ में वो हो सकता है कि उसका खुद के लाभ के लिए प्रयोग कर सके अपनी शक्ति का, तो अयोग्य घोषित हो जाएगा। एक निदेशक, प्रबंध एजेंट या किसी निगम में लाभ का पद धारण करता है। कैसे निगम में? जिसमें भारत की सरकार की या किसी राज्य की सरकार की कम से कम 25% की हिस्सेदारी है, तो ऐसे में भी सदस्य जो हो सकता है वो अयोग्य हो सकता है। बराबर। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने पर या राज्य के प्रति विश्वासघात के लिए अगर सरकारी सेवा से हटा दिया गया है तो उस व्यक्ति को अयोग्य माना जाएगा।
विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता के भाव को बढ़ावा देने का काम करता है, रिश्वतखोरी के अपराध में दोषी ठहराया गया है तो फिर उसको आप कहीं ना कहीं अयोग्य देखते हैं। अगर अस्पृश्यता का आचरण करता है, दहेज और सती प्रथा जैसे मानसिक अपराधों का प्रचार करता है या इनमें लिप्त पाया जाता है तो भी व्यक्ति क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा। ये सभी अयोग्यताएं जनप्रतिनिधि अधिनियम की थी दोस्तों। अब यहां पर एक और चीज याद रखना कि अयोग्यता का प्रश्न जो होगा उस पर अंतिम निर्णय किसका होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत किसी भी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लेता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 103 के तहत। इसके लिए राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सहायता ले सकता है, परामर्श, और उसके बाद निर्णय जनरली कर सकता है। इसके बाद हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं हम लोग 1985 के दल बदल के लिए जो व्यवस्था की गई 10वीं अनुसूची की, उसके तहत जो व्यवस्था है कि कौन व्यक्ति दल बदल के संदर्भ में अयोग्य होगा, तो देखिए क्या क्या है। अगर कोई व्यक्ति सदस्यता दल की अपनी मर्जी से छोड़ देता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। दूसरी बात है कि दल के द्वारा जारी किए गए निर्देश के विपरीत ऐसे सदनों में मतदान करता है या उसके अनुपस्थित है। देखिए क्या स्थिति है कि जैसे हम लोग हिमाचल का लेटेस्ट इसमें एग्जांपल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, राज्यसभा सदस्य का चुनाव होना था। अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक बेहतर वकील के तौर पर देखे जा रहे हैं, हाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल का केस भी लड़ रहे हैं वो। तो ये जो सिंघवी हैं उनको राज्यसभा का सदस्य हिमाचल प्रदेश से लड़ने की चुनाव की व्यवस्था थी। अब यहां माना जा रहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी बिना किसी टेंशन के राज्यसभा के सदस्य के तौर पर चुने जाएंगे, परंतु हुआ ये कि वो हार गए, मतलब टाई हो गया मामला, और बीजेपी का व्यक्ति जो होता है राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से चुन लिया जाता है। अब ये स्थिति कैसे हुई कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वहां पर सदस्यों की संख्या है उसके हिसाब से कांग्रेस का ही प्रतिनिधि चुनकर राज्यसभा में जाएगा, ये तय माना जा रहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 विधायक जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट दे दिया। तो ये 6 विधायक कहां के थे, कांग्रेस के थे, और इनकी पार्टी का क्या कहना था कि आपको किसको वोट देना है, कांग्रेस वालों को वोट देना है। लेकिन इसने किसको वोट दे दिया, बीजेपी वाले को वोट दे दिया। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इस वाली शर्त का उल्लंघन माना गया और इन 6 के 6 सदस्यों की सदस्यता चली गई, इनकी 6 के 6 सदस्यों की सदस्यता गई। अब देखिए ये करंट अफेयर में चल रहा है मुद्दा। अब आप लोगों को यहां पर सुनने के बाद आप लोग ये सोचेंगे कि ऐसी व्यवस्था भी होती है, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़े होते तो आपने जब हिमाचल प्रदेश की न्यूज सुनी होती तो आपको ये पूरा के पूरा किस्सा क्लियर हो जाता। लेकिन चूंकि आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है इसलिए आपके साथ समस्या हो जाती है कि आप उस हिसाब से चीजों को कोड नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये कि न्यूज चैनल सुनते रहिए, जितना भी आपका संविधान की व्यवस्था है, भूगोल की व्यवस्था है, ये इकोनॉमी की व्यवस्था, ये करंट अफेयर से ऑटोमेटिक तैयार होता जाता है दोस्तों। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, कोई निर्दलीय व्यक्ति है और वो राजनीतिक दल में शामिल हो जाता तो उसकी भी सदस्य चले जाती। भाई तूने किस तौर पर चुनाव किया था, निर्दलीय के तौर पर, जनता ने तुम्हें वोट क्यों दिया था, निर्दलीय के तौर पर। अब तुम किसी पार्टी में शामिल होगा, तुम्हारी सदस्यता गई। ये भी दल बदल के लिए योग्यता है। अगर कोई सदस्य मनोनीत होकर आया, जैसे हमने कहा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अब किसी सदस्य का अगर मनोनयन हुआ है और वो मनोनीत सदस्य क्या करता है कि जिस दिन सदस्यता ली है उसकी तारीख के 6 महीने में, है ना, 6 महीने में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ये सारे के सारे प्रावधान आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि दल बदल की अनुसूची किस प्रकार से लागू होती है। इसके बाद हम देखें कि सीट खाली किस संदर्भ में होती है। अगर किसी व्यक्ति की दोहरी सदस्यता है, दोहरी सदस्यता का मतलब है कि वो राज्यसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य अगर है तो उससे एक ही सदन का सदस्य वो रह सकता है। ऐसी कंडीशन में सीट खाली हो जाएगी। दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होने पर 10 दिन के भीतर अपनी पसंद बताए। अगर कोई व्यक्ति दोनों सदन के लिए निर्वाचित हुआ है वो 10 दिन के भीतर अपनी पसंद बताए कि मुझे लोकसभा में जाना है कि राज्यसभा में रहना है। बराबर है कि नहीं है। और अगर वो नहीं बताता है तो राज्यसभा की सीट खाली मान ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे सदन के लिए चुना जाता है, याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे सदन के लिए चुना जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं खाली माना जाएगा। यदि वो 2 सीटों के लिए निर्वाचित होता है, एक व्यक्ति 2 सीटों से निर्वाचित हुआ है तो 1 सीट उसकी खाली होगी। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाता है, जैसे हम लोगों ने अभी व्यवस्था देखी कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश के चुनाव जो हुए थे 2023 के, उन चुनावों में कुछ केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय सांसद जो थे उनको मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़वाया था।
तो जब वो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीत गए तो यहां पर उन्होंने संसद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से इस्तीफा नहीं देते हैं तो संसद की सदस्यता क्या होगी, चली जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि अयोग्यता क्या है। अगर कोई व्यक्ति संविधान या जनप्रतिनिधि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के तहत काम करता है या दल बदल अनुसूची के तहत काम करता है तो वह अयोग्य हो जाएगा। इस्तीफा किसको देगा, संसद का सदस्य इस्तीफा देता है पीठासीन अधिकारी को। अगर राज्यसभा से देना है तो राज्यसभा के सभापति, अगर लोकसभा से देना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा दीजिए और हट जाइए अपने पद से। अनुपस्थिति, कब आपकी सीट खाली होगी, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना दिए लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति की भी सदस्यता रिक्त मानी जाती है। बराबर। इसके अलावा अगर न्यायालय ने चुनाव घोषित कर दिया है तो सीट खाली हो जाएगी, अगर घर से निकाल दिया गया तो सीट खाली हो जाएगी, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है तो यह सीट खाली करनी पड़ती है, अगर राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है तो भी सीट खाली करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि संसद सदस्य के तौर पर आपकी सीट खाली हो जाती है। तो ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने देखी भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 103 तक। अब अगला लेक्चर जो हम करने वाले हैं वो अगला लेक्चर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 105 संसद सदस्यता के विशेष अधिकार, आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त अधिवेशन, 109, 110 जिसमें धन विधेयक की प्रक्रिया और व्यवस्था को देखेंगे, और उसके बाद 112 जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बजट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक है, उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को यहां पर डिस्कस करने वाले। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। बन रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल से, लगातार देखते रहिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन ले लीजिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।